जब इश्क शुरू होता है तो बड़ा ही खुशनुमा होता है, तो क्या ऐसी चीज है जो वो इश्क को बिगाड़ देती है? मतलब शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा है, शुरुआत में सब कुछ होता है। अब मेरे हिसाब से अरे भाई जो मैंने फील किया ओवर थिंकिंग के कारण है। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा कारण है आज के टाइम में। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम 2024 में इस सेंचुरी में, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान 1960 और 1970 में जी रहा है, जिसके कारण ये सबसे बड़ा कारण है भाई कि जो इश्क धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता उतरते रहता है, सामने वाला नजरों से उतर जाता है, तो सबसे बड़ा कारण ये जो बात आपने कही थी कि लोग गजलें लिखते हैं, आप इश्क लिखते हो। शेर ऐसा था कि अपनी हर एक कहानी में उसका जिक्र लिखता हूँ, लोग गजलें लिखते हैं, मैं इश्क लिखता हूँ। तो कई लोगों के फेवरेट राइटर्स होते हैं, तो आपके ऐसे कोई शायर है जिसको आपको पता था, बचपन से ही पता था, घर में कोई ना कोई होता है जिसका एक फेवरेट होता है? मैं राहत इंदौरी अच्छा। बहुत उनको बहुत फॉलो करता हूँ। जॉन है ऑल टाइम फेवरेट। मैं उस पर एक दो लाइन लिखा था, हालांकि जॉन होना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा था कैसे क्यों कौन होते जा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे जॉन होते जा रहा हूँ। वेलकम टू द बज़ में फनकार, माय नेम इज़ वाजिद। आज के एपिसोड नंबर 8 में हमारे साथ वो शायर जुड़े हैं जो कि शायरी नहीं इश्क लिखते हैं। तो आज मिलते हैं हम उस शायर से जो योद्धा भी है एक तरीके से, और आपको डिप्रेशन और उसके अलग अलग टिप्स भी मिलेंगे इस एपिसोड में। सो प्लीज़ वेलकम शांतनु मिश्रा और अनाम्य कवि। वाजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपका भी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा काम कर रहे हो आप दोनों, ये नई चीज़ को ला के। आपका भी थैंक यू आने के लिए हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू शांतनु भाई। शांतनु भाई, ये जो बात आपने कही थी, मैं हर बार इस बात को याद रखता हूँ कि लोग गजलें लिखते हैं, आप इश्क लिखते हो। शेर ऐसा था कि अपनी हर एक कहानी में उसका जिक्र लिखता हूँ, लोग गजलें लिखते हैं, मैं इश्क लिखता हूँ। तो इश्क जो है ना, एक बूंद नहीं है तो उसको समंदर कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है इश्क क्या है? मेरे हिसाब से इश्क सब कुछ है, यहाँ भी इश्क वहाँ भी इश्क, सारे जहाँ में इश्क। तो इश्क समंदर भी है और इश्क एक कुएं का पानी भी है। जो जिसको जैसे समझ आया इश्क, उस हिसाब से इश्क होता है लोगों के लिए। तो लेकिन मेरे हिसाब से इश्क को फिलहाल कोई ऐसा टर्म ना दिया जाए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ज़माने में अगर इश्क जब तक जिंदा है, लोग जिंदा है, इंसानियत जिंदा है मेरे हिसाब से। आप इतनी गहरी बातें जो लिखते हो, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? इंस्पिरेशन अपने अंदर से पहली बात तो, और वैसे काफ़ी समय से लिखता आया हूँ। तो और ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने अपने पिताजी से भी सीखा। वो भी राइटर है, वो बिहार में मिथिला करके रेंज एरिया, तो उसमें वो लिखते थे। और मेरे दादाजी भी राइटर है, और मेरा भाई छोटा भाई वो भी स्टैंड अप कॉमेडी एंड पोएट्री करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आते गया हमारे पास। तो कुछ खास ऐसा सीखा नहीं, बट था कहीं ना कहीं बाहर निकल गया, वो छलक के आ गया कागज पे। अच्छा, हम लोग जो देखते हैं ना आपकी पोइट्री में, उर्दू बड़ी अच्छी है। ज़्यादातर अभी के शायरों में उतनी उर्दू नहीं आती है, तो ये कैसे डेवलप किया आपने? मैंने कुछ सीखा नहीं, लोगों को सुना हूँ। मैं कोई भी ओपन माइक हो, कुछ भी हो, मैं जाता हूँ लोगों को सुनने के लिए कि वहाँ से कुछ कलेक्ट कर लूँ। किताबें पढ़ता हूँ, निदा फाजली हो गए जो ने दिया हमारे, तो किताबें जितना से जितना हो सका पढ़ता हूँ और रिसर्च करता हूँ कोई वर्ड पे कि इसका मतलब क्या है, सही मायने क्या है, क्योंकि उर्दू मेरी ज़बान नहीं रही, ना मैंने कहीं कभी सीखा है ऐसा। तो लोगों को ऑब्जर्व करके, किताबें पढ़ के अपने पोइट्री में डालता हूँ उसे। तो आपने लिखना कब से स्टार्ट किया था? लिखना मैंने स्टैंडर्ड 8 से स्टार्ट किया था। हाँ, और पहली वाली बहुत ही बकवास लिखी थी। याद हो तो बता दो। वो याद करने लायक ही नहीं रही थी, वो 9th में जाती मैं भूल गया। तो बट लिखने का कार्यक्रम वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा, और धीरे धीरे फिर मैं पहले किताबें नहीं पढ़ता था, मैं सीधे जो मन में आया लिख दिया। और तब खुद को समझता था मैं बहुत बड़ा लेखक हो गया, ये हो गया। तो 7th 8th का बच्चा। तो बट हाँ, 10th के बाद मैंने किताबें पढ़नी स्टार्ट की थोड़ी बहुत, फिर और लिखते गए। तो ये काफ़ी पुराना, वो काफ़ी समय हो गया लिखते हुए। और ओपन माइक्स मैंने 2015 से स्टार्ट किया, 2015 से कंटिन्यू फिर किए जा रहा हूँ। मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको लिखने का? मतलब स्टार्ट आपने स्कूल से किया था ना, तो मोटिवेशन कहाँ से आया? पता नहीं, कुछ एक ऐसा आप कह सकते हो कि ऐसा कुछ अंदर से इमोशन जगा और लगा कि कुछ लिख लेना चाहिए। तो बस
बाकी तो हर एक कदम पे अंदर से एक वो मोटिवेशन आ ही जाता है। अगर आप इश्क पे लिखते हो तो इश्क काफी है मोटिवेशन देने के लिए। तो भाई जब बात हम लोग करते हैं राइटिंग्स में, तो कई लोगों के फेवरेट राइटर्स होते हैं। मैं अपना कहूँ तो मैं मतलब साहिल लुधियानवी को पहले सुना था मैं। फिर मुझे सिर्फ पता था कि बाकी शायर होते हैं, मैंने सिर्फ साहिल लुधियानवी क्योंकि पापा उनके फैंस थे, तो बाकी तो मुझे पता ही नहीं था। तो बाद में मुझे जब लिखना, तो आपके ऐसे कोई शायर है जिसको आपको पता था, बचपन से ही पता था? घर में कोई ना कोई होता है जिसका एक फेवरेट होता है। मैं राहत इंदौरी, अच्छा। बहुत बहुत उनको बहुत फॉलो करता हूँ। जॉन एलिया ऑल टाइम फेवरेट। मैं उस पे एक दो लाइन लिखा था, हालांकि जॉन होना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा था कैसे क्यों कौन होते जा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे जॉन होते जा रहा हूँ। तो जॉन एलिया साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे वो, और उनके हम तो मानते पैर की धूल बनना भी बहुत सौभाग्य की बात है, तो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ जॉन एलिया को। तो जॉन एलिया को तो मैं कहूँगा हमेशा दिल के करीब, उनकी बहुत सारी किताबें हमेशा मैं कैरी करता हूँ और सुनता हूँ उनको। अब तो यूट्यूब पे काफी वीडियोस भी अवेलेबल है उनके। तो अक्सर लोग जो है दिल टूटने पर लिखते हैं, तो आपका भी दिल टूटा इसलिए आपने लिखना स्टार्ट किया है? सवाल आपका काफी बेहद ही प्यारा है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, दिल टूटा। स्कूल में? नहीं, स्कूल में नहीं टूटा दिल, कॉलेज में आकर दिल टूटा। तो लिखना स्टार्ट किया था, जो कहते ना कि मैं घर बना रहा था, मगर घर में रंगत तब आई जब तुम आई। तो शायरी लिख रहा था, शायरी में रंगत तब आया जब वो शख्स गया। तो शायरी में रंगत किसी के जाने से आया। तो कॉलेज की बात है, तो 3rd ईयर 4th ईयर की बात, तब से जब टूटा तो हाँ, और चाहा कि और कुछ लिखूं और बेहतर लिखूं इसके, फिर इसी के पीछे लगा रहा कि कैसे इसको और बेटर कर सकते हैं। मेरा एक जेन्युइन से क्वेश्चन है, मैंने जितने भी जॉनी एलिया के फैन देखे हैं, उनका एक बड़ी बात होती है कि वो जॉनी एलिया जो नहीं क्या टूटने के बाद ज्यादा समझ में आते हैं, उनकी गहराई है बाद में समझ में आती है। आप जैसे नॉर्मली पढ़ोगे तो नहीं समझ में आता। तो ऐसी क्या खासियत थी उनके शायरी में जो टूटने वाला शख्स उससे निखर जाता है? जॉन एलिया का मैं ये कहूँगा कि वो जो लिखते थे, उनकी जितनी भी शायरियाँ गजल है, उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि इश्क को किस मुकाम पे जाकर छोड़ा जा सकता है। एक उनका एक कोई कार्यक्रम था, वहाँ पे वो कुछ शेर कह रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा, मेरे बाबा और मेरी पत्नी, बीवी, सब मुझे बच्चे छोड़ के चले गए। लोग हंस रहे थे प्राउड में, तो उन्होंने एक लाइन कहा कि ये हंसने की बात है। अच्छा हाँ, ये हंसने की बात है। तो वो जिस हिसाब से, जिस अंदाज से वो प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ही आई गेस इसको हम लोग सराह सकते हैं, अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं उनका। और उन्होंने दिखाया कि एक दुख जो जिंदगी में है लोगों के, चाहे किसी के बिछड़ने का या कोई भी दुख हो, उस दुख के साथ भी आप कैसे जी सकते हो, उसको कैसे अपने कागज पे अपने सामने उतार सकते हो, कैसे लिख सकते हो ताकि आपका दुख कोई और पढ़े। आप ये लिखने का जो टाइम है वो टाइम कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि अक्सर लोग, तो वो भी लोग जॉब करते हैं तो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो आप कैसे टाइम मैनेज कर पाते हो? ये बात सही है। तो टाइम मैनेज का कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, कभी सैटरडे संडे मिल गया समय तो फिर कभी बैठ गए शाम में, या फिर कभी अच्छा मौसम मिल गया, सपोज बालकनी से चांद पूरा दिख रहा है, कुछ ख्याल आ जाते हैं वैसे, तो फिर आप बैठ के लिख सकते हो। तो मैंने एक लिखा था कि हाँ, मेरे छत से उसका मकान दिखता है। तो मैं अपने घर पे बैठा था और अपने छत पे लिख रहा था कि सुना है कि मेरे छत से उसका मकान दिखता है, मेरे गजलों में उसकी आंखों का थकान दिखता है। तो ऐसे ही है कि वो ख्याल आ जाता है कभी भी। अब ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक टाइम पे आएगा। मे बी मैं यहाँ आ रहा था, रास्ते में कोई क्लिक कर गया कुछ, तो ये चीज, हाँ, बहुत टाइम्स को आप लिख नहीं सकते हो, तो दिमाग में रहा फिर निकल गया। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रहा मेरा कभी लिखने का। तो फिर इस चीज को डेवलप कैसे किया? बहुत सारे जो शायर हैं उनको इस चीज को डेवलप करने में ही परेशानी आती है। नए आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो शायरी एक ऐसा समंदर है ना, या लिखना ऐसा समंदर मैं इसको बोल सकता हूँ, जहाँ आदमी अपने आप को तैराक नहीं बोल सकता है कि मैं बहुत अच्छा स्विमर हूँ। ये चीज ना एक प्रोसेस है, और आप कभी भी अच्छे शायर, अच्छे लेखक नहीं बन सकते मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस दिन आपने दुनिया की सबसे अच्छी शायरी, मान लो मैं आपको बोल दिया वादिस भाई ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी गजल है,
अच्छी कुछ होता ही नहीं है, आप उसका वो लेवल डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, इसी प्रोसेस में हूँ, लोगों को सुनता हूँ, अपने आसपास अपने दोस्त जो लिखने के शौक रखते हैं उनको सुनता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। तो ये प्रोसेस है, और मैं अभी भी मानता हूँ कि मैं अभी बहुत कुछ अभी और सीखना बाकी है, बहुत अच्छे अच्छे शायरों को सुनना बाकी है। तो ये प्रोसेस है और ये चल रहा है अभी। इंस्टाग्राम पर आपने ये अनामिया कवि नाम क्यों रखा है? नाम में कवि पे रखा जैसे बिना नाम का कवि, तो जैसे बोलते हैं ना नाम में क्या रखा, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे ना जुड़ के मेरे लिखे कविता और शायरी से जुड़े। तो ये सबसे बड़ा मसला था कि मैंने नाम अपना नाम में कवि रखा। अच्छा। चीज पे तो भाई आप होस्टिंग भी करते हो, तो ये क्या है, ये क्या चक्कर है? पोस्टिंग भी करता हूँ, और मतलब ये कोई इवेंट हुआ मान लो तो कोई एज अ होस्ट बुला लिया, या फिर लाइक इवेंट जज। तो अब ऐसे कि सपोज कोई कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, सपोज कि किसी को पता चला कि चलो आज XYZ कॉलेज में ये शोज है कि शांतनु भाई अगर आप आना चाहो, आप अटेंड करना चाहो, तो उस हिसाब से ये चीज होता है, हमें मतलब आ जाता है डीएम पे ऐसे करके। तो ये जजिंग जो आप करते हो, तो ये क्या पोइट्री बेस्ड होता है या फिर ऑल? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन माइक्स होता है। हाँ, नहीं, पोइट्री बेस्ड होता है ओपन माइक्स में, या फिर पोइट्री हो गया, या लाइक राइटिंग कंपटीशन टाइप, तो ये चीज पे। उसके अलावा हमारा हाथ तंग है। आपकी लाइफ का कोई फनी स्टोरी जब हम सबको बताना चाहेंगे? फनी स्टोरी एक है इससे ही रिलेटेड। 2019 में मैं चेन्नई में था, और चेन्नई में था, वहाँ पे नाम नहीं लूंगा बट एक ओपन माइक करवा रहे थे वो लोग, और उन्होंने ना बुलाया मुझे। मैं गया और सेकंड परफॉर्मेंस में रही था, मैं गया बैठ के वहाँ यही स्टार्ट किया, मेरा नाम में कवि ये वो, एक फ्लो में 5 मिनट तक बोलता गया। एक भी सिंगल ताली नहीं बजी, और ना ही कुछ, क्योंकि वो पहला शो है अभी तक अपने लाइफ में, और शायद आखिरी भी हो, कि ना एक ताली भी नहीं बजा, ना कोई कुछ बोला। बाद में जब होस्ट आके मुझे बोलता है कि भाई इसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, चेन्नई वाली ऑडियंस समझ में नहीं आ रही। मैं कहा यार पहले बताना चाहिए था आपको, मैं कहा इंग्लिश इतनी अच्छी होती मैं इंग्लिश में लिख रहा होता अभी। तो ये सबसे ज्यादा बनी था, और वो बस 5 मिनट लोग ऐसे ही बस सुने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही। ये अनामिया कवि को लेकर इंस्टाग्राम पे आपको कुछ मैसेजेस आए हैं कि इस नाम के लिए? मैं इसीलिए आई गेस बहुत रिसेंटली मैं अपने फोटोज और वीडियो डालने लगा हूँ उस पर। पहले अनामिया कवि से आते थे कई लड़कों के मैसेज कि हाय आपने अच्छा बोला, कहाँ रहती हैं आप, तो मैं फिर बोलता हूँ रुक जा भाई, ये आगे मत बढ़ो, लड़का हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं अपनी फोटो, हाँ, और फिर मैंने वहाँ शांतनु मिश्रा बकायदा मेंशन किया उसके बाद, और फिर मैंने अपने वीडियो डालने स्टार्ट किए कि चीज को वहीं रोक दे तो बेहतर। तो ये काफी हुआ है मेरे साथ। अच्छा भाई, इसमें ये है कि आप डिफरेंट सिटीज की अभी आपने बात की, तो फर्स्ट ओपन माइक से लेकर अभी तक का आपका जो एक्सपीरियंस है, तो जो मतलब कैलिब्रेट करके आप ही बता दो कि क्या बढ़ोतरी हुई है इंडिया में, या फिर कुछ कम ज्यादा? मैं कहूँगा कि भाई अच्छे से ये ओपन माइक का जो कल्चर है, कंसेप्ट है, इंडिया में अच्छे से चल रहा है। क्योंकि मुझे याद है मैंने पहला ओपन माइक जब 2015 में किया था, उस टाइम नया ये चीज़ था, बहुत लोगों को मतलब आइडिया नहीं था कि क्या है ये। बट आज अगर आप 2024 में ये चीज़ देख रहे हो तो ये हर एक जगह पहुंच चुका है ओपन माइक। इनफैक्ट मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, पहले पटना में भी ओपन माइक का कल्चर नहीं था, कुछ लोग मुशायरा हुआ करते थे, नो डाउट जो अभी भी होते हैं वो काफ़ी अलग है, ओपन माइक से अलग है। बट हाँ, अब वहाँ पे भी छोटे छोटे शहर में भी ओपन माइक का कल्चर आया है, और लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने फीलिंग्स को निखारते हैं या बताते हैं। तो ये चीज़ एक इम्प्रूवमेंट अभी तक। तो आप बेसिकली पटना से हो रहा है? हाँ, मैं पटना। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हैदराबाद को आकर? हैदराबाद पे तो एक तो मैंने शेर भी कहा था कि तो कुछ इस कदर समेट अपने पलकों में कि मैं आबाद हो जाऊं, तो कर निगाहें चार मीनार में हैदराबाद हो जाऊं। तो हैदराबाद मेरे लिए पटना के बाद सबसे ऐसा शहर है जहाँ मैं अपने आप को जान पाया कि अनाम में कवि हो बोलो या शांतनु मिश्रा बोलो, दोनों पहलू को मैं जानता है कि क्या है ये शहर बहुत कुछ दिया मुझे, बहुत कुछ। और इस शहर में मैंने जितना अपने आप को ढूंढा है ना, कहते हैं ना कि आपको नींद तो हर एक शहर में आ जाएगी, मगर सुकून भरा नींद काफी कम शहर दे पाते हैं, तो हैदराबाद है मेरे लिए। क्या एक बात है जो आप हैदराबाद के बारे में बड़ी अच्छी लगी आपको कि भाई
नहीं, आते आते मुझे जो लगा ना कि मेरी बहुत ज़्यादा लोगों से पहचान, फर्स्ट पहचान उनसे। मेरे हिसाब से हैदराबाद के लोग, हैदराबाद के लोग, आप पूरे भारत में देख लो, हैदराबाद के लोग एक अलग, उनसे आपको एक अलग वाइब आएगा। अगर आप शायरी करते हो, आप लिखते हो उर्दू जबान हो, हैदराबाद में लोग ऐसे हैं जो आपके बात को समझते हैं, कनेक्ट होता है यहाँ पे। और यहाँ के जो, और एक यहाँ का लैंग्वेज बहुत बहुत, एक तो हमारे इधर भोजपुरी और यहाँ का जो मैंने वो हैदराबादी टोन है, हाँ कि रोड़ा पे आ गया वही क्या, तो वो बहुत प्यारा है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन कभी ऐसा हो तो मैं भी ये चीज स्टार्ट करूँ बोलना है। तो हैदराबाद के लोग काफी बेहतर, बहुत बेहतर। और यहाँ ना हमें नॉर्थ का भी टच हमेशा मिलता रहा, और हैदराबाद बिरयानी तो ऑल टाइम फेवरेट, तो ये चीज है। तो सक्सेस एंड लाइफ, जो सक्सेस और जो फेलियर है लाइफ का पार्ट है, तो आप फेलियर को कैसे डील करते हो? फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और हर एक कदम पे आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहे तो कहीं ना कहीं आप फेल भी हो रहे। तो इसको मतलब यही है कि उस चीज़ से आप सीखो मतलब कुछ की पॉइंट बना लो कि मैं फेल क्यों हुआ। एक आसान चीज़ ये है। और एक पहलू बहुत जगह क्या होता है पता है कि आप जहाँ फेल किए हो, आप उस चीज़ को नहीं सीखना चाह रहे हो। मैं फेल हुआ, ठीक है, मैं नहीं सीखूंगा। तो दो पहलू है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। पहला इश्क नाकाम रहा, कुछ सीखा नहीं, दूसरा इश्क किया। तो ये सेकंड पॉइंट था। मेरी जॉब यहाँ नहीं लगी, इंटरव्यू में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मैं बाद में सुधारा उस क्वेश्चन और उस सब्जेक्ट पे काम किया, मेरी जॉब लगी, तो यहाँ पे मैंने सुधारा। तो ये पहलू अलग अलग है। तो कहीं लोग सीखते हैं, कहीं लोग नहीं सीखते। अच्छा, इनकी क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। मोहब्बत में हार के बाद क्या होता है? मोहब्बत में हार के बाद इंसान को पता चलता है कि मोहब्बत कितनी खूबसूरत चीज होती है। रहते रहते शायद नहीं पता चले, उसके बाद इंसान अपना कदर करना स्टार्ट करता है। अगर क्योंकि क्या होता है कि इश्क और मोहब्बत के दौरान हम भूल जाते हैं कुछ चीजें। मोहब्बत दूर होती है तो उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि आपने क्या खोया है या आप क्या थे और क्या हो गए हो। तो आदमी अपने अंदर झांकता है उसके बाद। और वो जो कहते हैं ना, हिज्र की शामें बहुत लंबी होती है, इतनी लंबी जितनी लंबी तो तुम्हारी चोटी भी नहीं थी। चोटी मतलब वो, तो ऐसे लिखा था। तो वही चीज है कि आदमी खुद को तलाशता है, देखता है। देखिए, जैसे मोहब्बत जो है ताउम्र साथ नहीं रहती, तो उसी की वजह से क्या है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो वो डिप्रेशन कैसे मतलब हैंडल कर सकते हैं? अपने आप को व्यस्त रखो। डिप्रेशन ऐसा चीज है, डिप्रेशन इज अ चॉइस। ये होता कुछ नहीं है, चॉइस है। अगर मेरा मन है, मेरे पास सब कुछ है, बट मुझे दुखी रहना है तो मैं दुखी रहूंगा, ठीक है। और एक लेवल के बाद उसको डिप्रेशन नहीं कहते। पता अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग जूझ रहे हैं। इनफैक्ट आप भी ये होता ही चीज, ये ऐसा फीलिंग है ना जिसको आप टर्न दे देते हो डिप्रेशन में है, बट वो चीज कोई कमी की वजह से होता है। मान लो कि मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर जाके आइसक्रीम खाया, मैं अच्छा फील करने लग गया, तो वो चीज है। और डिप्रेशन, इस पे बहुत लोगों का अलग अलग थिंकिंग, बट मेरे हिसाब से डिप्रेशन नहीं होता है, ये आदमी का शौक है। अकेलापन होता है, अकेलापन होता है। मैं बोला एक बहुत बार बोलता हूँ कि अकेलापन कभी अकेले नहीं आता है। वो अपने साथ भूली बिसरी सारी यादों को लेके आता है। फिर हम अकेलेपन में बैठ के अकेले उस अकेले शख्स के बारे में सोचते अकेले हो जाते हैं। तो ये है अकेलापन का डेफिनेशन मेरे लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो अकेलापन है ना, तो हमारे पास पॉडकास्ट में पहले भी एक सुमित भाई आए थे, उन्होंने भी एक बात कही थी कि अकेलापन में शायरी नहीं लिखी जाती, मतलब यार डिप्रेशन में शायरी नहीं लिखी जाती। मगर शायर लोग फिर भी लिख लेते हैं, तो वो डिप्रेस नहीं होते, वो अपने आप को जानते हैं। तो ये बात कितनी हद तक सही है कि शायर लोग डिप्रेस नहीं होते, वो सिर्फ डिसअपॉइंट होते हैं? नहीं, बहुत बहुत उम्दा बात कहा उन्होंने। हम लोग सही में डिप्रेस नहीं होते, क्योंकि डिप्रेस होते तो हम लोग लिख नहीं पाते। तो हम उस जोन में जाते हैं जरूर है, हम लोग उदास रहते हैं। उदासी और डिप्रेशन बहुत अलग है। कहते हैं ना कि अपनी हंसती हुई तस्वीर देखे जमाने हो गए, मैं एक उदासी भरी जवानी में हूँ। तो ये जो जवानी है ना लोगों का, वो अब धीरे धीरे उदासी की तरफ बढ़ते जा रहा है। डिप्रेशन नहीं, ये एक उदासी है, जो कि शायद बहुत अलग अलग पहलू हैं लोगों को उदास होने के लिए।
तो ये चीज़ उन्होंने, सुबिन भाई ने बहुत सही कहा कि हम डिप्रेस होके नहीं लिख सकते कुछ। कोई इम्पोर्टेंट लेसन जो आपको लाइफ से मिला है, सीखने को मिला है लाइफ से? लाइफ से सीखने को मुझे ये मिला कि हमेशा सीखते रहो, कभी सीखना बंद मत करो, और अपना कद अब भले 6 फुट 2 इंच के भी क्यों ना हो, मगर अपना जो वो अलग कद होता है ना, उसको हमेशा आप डाउन टू अर्थ रहो, लोगों की बात करो, लोगों की बात सुनो। पता ना, हमारे फील्ड में आप भी जानते हो, आप लोग भी इसी उसमें हो कि शायरी जो बोलता है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सामने सुनने वाले कैसे बैठे। तो एक अच्छा सुनने वाला शायद लोगों को चाहिए, एक अच्छा सुनने वाला बनना, हर एक इंसान को एक अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि कभी जो आपने एक बात कही है बीच में ही कि जब इश्क शुरू होता है तो बड़ा ही खुशनुमा होता है, तो क्या ऐसी चीज़ है जो वो इश्क को बिगाड़ देती है? मतलब शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा है, शुरुआत में सब कुछ होता है। अब मेरे हिसाब से अरिफ भाई, जो मैंने फील किया, ओवर थिंकिंग के कारण है। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा कारण है आज के टाइम में। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम 2024 में, इस सेंचुरी में, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान 1960 और 1970 में जी रहा है। इसके कारण ये सबसे बड़ा कारण है भाई कि जो इश्क धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता उतरते रहता है, सामने वाला नजरों से उतर जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम सोचते हैं कि जो गुलजार ने लिखा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो हम लोग उसको अपने जिंदगी में उतार चुके हैं। अच्छा, तो हमें लगता है सही में कि जैसे बनाया गया हो तुमको मेरे लिए, तो हम लोग ना उसको बहुत ज्यादा दिल से ले लिए। बट आज के जनरेशन में ऐसा नहीं है। अब आज के लोग बहुत प्रैक्टिकल है, हम लोग इमोशनली साउंड ज्यादा है। ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, एक प्यार, एक इश्क में आप एक अच्छे इंसान से एक कैसे किसी के लिए एक रुकावट बन जाओगे, आप नहीं कह सकते हो, जबकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होती, कोई भी गलती नहीं, क्योंकि हमने सीखा ही वही चीज है। हमने सीखा ही गुलजार से, हमने सीखा ही जावेद अख्तर से, तो वही चीज है। और जब बात मोहब्बत की चली रही है तो एक सवाल मेरा आपसे एक और है, जैसे कि लोग कहते हैं मोहब्बत इंसान को बदल देती है, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इंसान को पूरे तरीके से बदल देती है। अच्छे में या बुरे में? ये डिपेंड करता है कि आपने मोहब्बत किससे की है। क्योंकि बहुत बार होता है कि एक मोहब्बत में इंसान निकल जाता है बहुत ज्यादा, कुछ कुछ मोहब्बत में आदमी बिखर जाता है बहुत ज्यादा। तो ये डिपेंड करता है, फेथ भी है लाइफ का। अगर कहीं आप अच्छे इंसान बन गए हो मोहब्बत में, मगर अगर वो मोहब्बत आपको मिला ना या कोई भी वजह, तो आदमी धीरे धीरे डाउनफॉल उसका स्टार्ट हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये डिपेंड करता है परसेंट। हाँ, आप कैसे मोहब्बत की हो, किस शख्स से की हो, बहुत बड़ा। क्योंकि मोहब्बत जब होता है तो आई गेस किसी भी चीज़ से, दो इंसान, नेचर, किसी भी मोहब्बत हो रहा है, तो ये दो तरफा चीज़ है। मैं चाहूँगा कि मैं खुद से ही संभालना, दोनों तरफ से चाहिए। तो आपका नेचर पता है मोहब्बत होने के बाद? बहुत बदला है, बहुत बदलाव मैंने खुद लाए और बहुत बदलाव लाना बाकी है। क्योंकि इंसान अगर बदलता नहीं है तो चीज़ें छूट जाती है हाथ से। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इश्क में कहो या मोहब्बत में या रियल लाइफ में भी, किसी चीज़ को कस के पकड़ोगे ना वो उतनी जल्दी छूटता है। मैंने ये बहुत बड़ा लेसन लिया अपनी लाइफ से कि किसी भी चीज़ को मत पकड़ो, रोको मत। अगर कोई चीज़ रुक नहीं रहा है, कोई शख्स रुक नहीं रहा है, तो आप गिड़गिड़ाओ नहीं सामने उसके कि प्लीज प्लीज रुक जाओ, खुद से मोहब्बत करो। क्योंकि मेरे हिसाब से कि जो आपका है वो आपका रहेगा, कहीं भी हो वो आएगा आपके पास। जो आपका नहीं, आपके नसीब में नहीं है, कितना भी कुछ कर आकर भी चला जाएगा। हाँ, तो वो तो इससे अच्छा है कि आप खुद से मोहब्बत करें, इश्क करें, नो डाउट करें, बट उसे अपने जहन में इतना ना उतार लें कि धीरे धीरे चीज़ें खराब होती जाए। आपने अभी एक बीच में बात कही कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, इश्क एक तरफा नहीं होता। बट मैंने एक मूवी देखी थी दिल मुश्किल, उसमें किसी ने मतलब शाहरुख खान ने पहले डायलॉग बोला था, फिर उसी को रणबीर कपूर कॉपी करते हैं, एक तरफा मोहब्बत। मैं पूरा डायलॉग नहीं बोलूँगा, वो इसमें आया नहीं। हाँ, वो डायलॉग था, वो एक तरफा। देखिए क्या चीज़ होता है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ या करता था, और मेरे हिसाब से एक तरफा है, लेकिन एक तरफा नहीं होता है। एक तरफा क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं मोहब्बत तभी कर पाया जब सामने से मुझे रिस्पांस मिला है, थोड़ा बहुत भी मिला है, तभी कर पाया मैं।
सीधी सी बात है। तो वो कहीं ना कहीं एक हद तक एक तरफा है, बट नहीं, इसमें भी वो म्यूचुअल एक कनेक्शन है, बैठा हुआ एक वाइब मैच किया है कहीं ना कहीं। हाँ। एक अदर से कोई एंटिटी काम कर रही है हम दोनों के बीच। तो मेरे हिसाब से एक तरफा, अगर मोहब्बत एक तरफा है तो फिर उसको मोहब्बत का नाम ही ना दे। आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट है किसी चीज को लेकर, किसी इंसान को लेकर? रिग्रेट में तो हाँ एक है, बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैं अच्छी अच्छी चीज को बहुत खराब कर देता हूँ और खराब किया हूँ भी पीछे, और इसमें मेरी गलती की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ओवरकम करूँ, अपने आप को ठीक करके सुधार के। तो सबसे बड़ा चीज़ तो यही रहा है मेरी लाइफ में कि बहुत चीज़ें मैं मुकाम तक पहुँच के वो हाथ से निकल जाना उस चीज़ का, तो ऑब्जेक्ट मेरी गलती से। तो उससे ही आदमी सीखता है, खुद की गलती से। तो उसी प्रोसेस में गलतियों से मेरे को क्या हुआ, मैंने एक मूवी देखी थी तमाशा, मुझे पहले समझ में नहीं है। क्या बात, बहुत हाँ, बहुत मैं पहले जब मैंने देखा था, जब रिलीज हुई तब मैंने देखा था, पहले मुझे समझ में नहीं आया। जब वो आदमी उस सफर से गुजरता है तब जाके वो मूवी समझ में आती है। तो ऐसी कोई मूवी है आपकी जिसको आपको लगता है कि लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इसका ही नाम लेने वाला था, तमाशा। अच्छा। और दूसरी मूवी रॉकस्टार, अभी हाँ, रॉकस्टार। अभी रिलीज हुई है, तो अब लोग आप देखोगे क्रेज की, अरे मैं रॉकस्टार देख के आया हूँ या आई। उस टाइम पे जब रिलीज हुआ था रॉकस्टार, किसी के पल्ले नहीं पड़े थे। नहीं। और एक और मूवी है लैला मजनू करके, वो भी मूवी बहुत बहुत प्यारी है। मैं कहूँगा ये सब ऐसी मूवी है जो लोगों के नजर से बहुत दूर है, बट हाँ जो अच्छे पढ़ने अच्छे देखने वाले लोग हैं ना, वो ऑलरेडी देख चुके हैं ये सब मूवी। कोई मैसेज है उस जो आप देना चाहेंगे कि भाई ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, कोई शायर को या फिर किसी? ध्यान में रखना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मेरा हुनर जो रहा है, मैं इसी फील्ड में देखा हूँ इश्क मोहब्बत, तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को हर एक कदम पे अपने आप में सुधार लाओ। और हमेशा जो कुछ लोग होते हैं कि ऐसा कि मैंने अपना ग्रेटेस्ट अब अचीव कर लिया 100% होना, तो हमेशा सीखने का टेंडेंसी रखो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, और आप बस सीखते जाओ। आजकल लोग जो है वो ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि स्ट्रेस को कैसे डील कर सकते हैं? इनफैक्ट मैं खुद एडवाइस देना चाहता हूँ लोगों से स्ट्रेस को कैसे कम करें। बट जो कि पार्ट की पता है, एक बात मैंने नोटिस किया है, ये कहना या मैं सपोज आपको बोलूँ कि स्ट्रेस मतलब सब ठीक हो जाएगा, नहीं, बोलने से ठीक नहीं होता। टाइम वक्त लगता है, अपने वक्त पे ही जाके ये चीज़ होता है। अगर बंदा स्ट्रेस ले रहा है, मेरे हिसाब से अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं बोलूँगा सर ठीक है ले लेते हैं, रोने का मन है रो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अपने आप से ही बात करके उसको रिजॉल्व करो। कोई थर्ड आदमी या कोई दूसरा आदमी अगर आपको बोल रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, क्या गारंटी है ठीक हो जाएगा, तो अपने अंदर में ही आप वो बदलाव करो, खुद से बातें जितना हो सके उतना करो। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अकेलापन अकेले नहीं आता, इसके पीछे भी कारण है कि जितना हो सके ना आप मिलो लोगों से, बट दिन का कुछ वक्त अपने लिए निकालो और अपने साथ बैठो, खुद से ही बातें करो, ये चीज है। तो शांतनु भाई, जब आदमी को एक इश्क फेल होता है तो कहीं ना कहीं खुदा उसके लिए दूसरा भी भेज ही देता है। तो पहले इश्क में और दूसरे इश्क में क्या सेम फीलिंग होती है, और सेम फीलिंग होती है तो क्या सेम फीलिंग में गजल बनती है क्या? बहुत ही अंदाज सवाल है आपका ये। मैं ये कहूँगा कि जो गजल लिखना या शायरी लिखना है ना, वो दोबारा जब आप फिर से अपने आप को सुधार के, इसको मैं बोलता हूँ रीबॉर्न होना मेरे हिसाब से। आजकल ये चीज़ है लोग कि हाँ तुरंत ब्रेकअप हो गया फिर हो गया, तो पता है जब दोबारा आप किसी से मोहब्बत कर रहे हो ना, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। आप ऐसे नहीं कि 2 महीने बाद यार ठीक है, वो फिर वो इश्क नहीं हुआ, फिर उसको अलग टर्म आपको जो देना आप दे सकते हो, लेकिन इश्क सही मायने में मेरे लिए तब है आप पहले वाले को कभी नहीं भुला सकते हो। आप उससे कुछ चीज सीख के, और ठीक है आपका कहीं मन लगा, दिल आया किसी पे, सेम फीलिंग्स वापस आई, सेम इमोशन, सेम वाइब कनेक्ट हुआ, आप उससे बेहतर लिख सकते हो जब पहले लिखते थे मेरे हिसाब से। कारण आपको पता है कि मुझे उन रास्तों में कौन कौन सी गली छोड़ के आगे बढ़ना है। अच्छा ठीक है, अभी आप वो गली को देखते ही उससे पहले ही कट मार लोगे,
कि मुझे वहां नहीं जाना, ये इशू होगा। और उसको आप जब ढालोगे ना लिखावट में, तो आप फिर उसको और अच्छे वर्ड्स के साथ, अच्छे लफ्ज के साथ आप उसको लिख सकते हो और काफी बेहतरीन लिखोगे, क्योंकि आपका इश्क निकल चुका है, आप बहुत चीज जान चुके हो। तो मेरे हिसाब से तो आप बहुत ही बेहतर लिख सकते हो। सामने आप देख सकते हो मुझे बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ये चीज है। अब हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? मैं यही कहूंगा कि लिखते रहो, लिखते रहो, क्योंकि मैं सही हूँ तो मैं यही कहूंगा कि लिखते रहो। आपके अंदर, आप डजंट मैटर, आपको राइटर नहीं बनना है, कोई बात नहीं भाई, हर लिखने वाला राइटर नहीं होता, पोएट नहीं होता। आपके अंदर जो भी ख्याल है ना, आप मत वेट करो कि मैं किसी को सुनाऊं, कोई काश मेरे पास होता। पेन लो, डायरी लो, पेपर लो, लिख दो सब चीज और सीखते रहो, सबसे बड़ी बात है, कभी रुकना नहीं है। और हाँ, बहुत डाउनफॉल आते हैं लाइफ में, बहुत चीज होता है। उदासी चेहरे पर रखो, दिल पे मत। आप उदास दिखना जरूरी है आज के जमाने में, तो आप उदासी को चेहरे पे रखो, दिल से आप बिंदास रहो। तो ये सबसे बड़ा चीज है जो मैं बोलूंगा। शुक्रिया शांतनु भाई, आप हमारे बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। हमारे व्यूअर्स भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे, और अगर हमारे व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपके कुछ शांतनु भाई के लिए क्वेश्चंस है, वो भी आप कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप चैनल देख ही रहे हो, पॉडकास्ट तो अच्छा हुआ ही है, शांतनु भाई थे आज तो आज सब्सक्राइब करके ही जाइए, और ऐसे ही एपिसोड हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।